द रजनी फैंस। अरे भैया तलावा यार, देखिए रजनी सर ने अपना पूरा का पूरा मकान बेच दिया, पूरा का पूरा महल बेच दिया है अंग्रेजों को। लेकिन लेकिन भैया उन्हें ये कौन बताएगा कि इस पे लगता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। जी हाँ दोस्तों, 5 उंगली तो बन गई मुट्ठी, 5 उंगली तो बन गई मुट्ठी में हमारा पहला हेड होता है सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा फीस और चौथा चौथा सर जो होता है आदम जी से टकली, चौथा जो सर होता है वो होता है कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन लगता है सर किस पर? अगर आप अपनी कोई भी असेट्स बेचते हैं, असेट बेचते हैं, असेट बेचते हैं। तो सर अगर आप बहुत ही नाम पे जाएं, बहुत ही ज्यादा नाम पर जाए, तो यहाँ कैपिटल वर्ड जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा खर्चा जिससे आप अपनी क्या लेते हैं सर, अपनी असेट्स बाय करते हैं, अपनी असेट्स खरीदते हैं, राइट। और जिसे आप अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं प्रॉफिट, है कि नहीं बात, राइट। अगर यहाँ पे अकाउंट्स की भाषा ही यूज कर ली जाती प्रॉफिट ऑन असेट्स तो मुन्ना इंसल्ट हो जाती। अब क्या कहते हैं, सलमान खान ऐसे कहने लगे बेटा तुम नहीं समझोगे ना, है ना। तो लोग कहेंगे अरे भैया शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है कि नहीं बात, राइट। और शाहरुख खान अगर यूं नाचने लगे तो शाहरुख खान को कहेंगे अरे भैया सलमान की एक्टिंग कर, सलमान भाई की एक्टिंग कर, सलमान भाई की। ऐसे ही ऐसे अगर कैपिटल गेन वाले एसेट बेचने पर जो प्रॉफिट आता है उसको नाम दे देते कि हेड का नाम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो भैया लोग कहते हैं अकाउंट्स की एक्टिंग कर रहा है, अकाउंट्स की एक्टिंग कर रहा है, अकाउंट्स वाले नाम ले लिया बे जा टुच्चे लोग, है नहीं बात। तो इंसल्ट हो जाती, बेइज्जती हो जाती। तो ये जैसे दोनों सलमान शाहरुख खान का है ना, और आमिर खान उत्तरी उत्तरी और अपना अपना स्टाइल होता है बोलने का, ऐसे ही अपना अपना स्टाइल होता है उत्तरी और बोलने का इनकम टैक्स एक्ट में। तो इनकम टैक्स एक्ट यार होता है कैपिटल गेन, जिसे आप अकाउंट में क्या बोलते हैं उत्तरी उत्तरी, आप अकाउंट से बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जिसे आप अकाउंट से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स बोलते हैं उसे हम इनकम टैक्स में कैपिटल गेन बोल के चलेंगे, कैपिटल गेन बोल के चलेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। तो बढ़ाते हैं अपना कदम, नोट्स आपके पास चकाचक रंगीन है ना, राइट, पहुंच चुके हैं। ये 20% ये बातें आप पहले भी जान चुके हैं, पता किसमें, आज मैंने ब्रेकअप की फांसी रखी है, नहीं बात, राइट। यानी कि आप जानते हैं कैपिटल गेन 20% टैक्सेबल होता है, कुछ कैपिटल गेन्स 15% टैक्सेबल होते हैं, राइट। उम्मीद है ब्रेकअप पार्टी में आपको बात समझ में आ चुकी होगी। यानी ब्रेकअप पार्टी जब हमने की थी तो मुन्ना हमने कुछ मेहमान बुलाए थे। सबसे पहला सेक्शन 112, ठीक है ना, कह दो ना है ना, फ्लैट 20% टैक्स। तो सोनिया जी कहाँ से आई थी? सोनिया जी आई थी मुन्ना कैपिटल गेन में से। उसके बाद है ना, मम्मी को बुलाया है, मुझे नहीं बुलाओगे क्या? सेक्शन याद आ गया 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स। याद आ गई बात सर, फ्लैट 15% का टैक्स। ये भी हमने कहां से सीखा है सर? ये भी उठाया हमने कैपिटल गेन हेड से। और तीसरा सेक्शन 112A याद आ गया होगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स। उम्मीद है मुन्ना बातें बहुत बढ़िया तरीके से याद आ चुकी होंगे। और यानी कि ब्रेकअप पार्टी में जो तीन मेहमान थे 112, 111A, 112A, तीनों के तीनों मेहमान कैपिटल गेन से उठाए गए थे। झटपट आप रिवाइज कर लेंगे ब्रेकअप पार्टी वाले कॉन्सेप्ट को। सर कैपिटल गेन में अगर हम पहुंच ही चुके हैं तो बता दीजिए कैसे कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, क्या क्या होगा। यानी कि मुन्ना अगर आप कैपिटल गेन की बात करेंगे तो सबसे जरूरी चीज जो आप समझ चुके हैं, एक तो होनी चाहिए मुन्ना सबसे जरूरी चीज असेट्स, कि भैया कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए।
कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, कैपिटल एसेट्स होने चाहिए, है ना। आज का मुद्दा यही है, कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, यही सीखेंगे। दूसरा, भैया कैपिटल एसेट होने से बात नहीं चलेगी, है कि नहीं बात। कैपिटल एसेट्स होने से बात नहीं चलेगी, साथ के साथ प्लस का निशान लगा रहा हूं बीच में, साथ के साथ उसे आप क्या करेंगे, सेल भी करेंगे, उसे आप सेल भी करेंगे, राइट। यानी कि चाशनी रसगुल्ला साथ साथ चलेंगे। चाशनी चाशनी ले ली तो भैया गुल्ले तो है ही नहीं, तो रसगुल्ले कैसे बनेंगे। और अगर भैया गुल्ले गुल्ले ले लिए, चाशनी है ही नहीं, तो फिर रसगुल्ले कैसे बनेंगे। यानी कैपिटल गेन सबसे बेसिक बात बोलता है, अगर आपको कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी निकालनी है, टैक्स निकालना है, इनकम यानी गेन प्रॉफिट निकालना है, तो पहले आप जो बेचेंगे वो होगी असेट्स। क्या होगी सर, कैपिटल असेट्स, राइट। और उस कैपिटल असेट्स को मुझे बेचना पड़ेगा, है कि नहीं बात, राइट। सबसे पहले सर कैपिटल असेट्स को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के साथ साथ, राइट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 लगेगा। अगर ये दोनों भैया भाई बहन एक साथ लगेंगे तभी कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। यानी कैपिटल गेन इनकम टैक्स हेड का फोर्थ हेड तभी लगता है जब दो चीजें हमारी एक साथ होती हैं। एक तो होनी चाहिए कैपिटल असेट्स, और दूसरा उस कैपिटल असेट्स को आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे, राइट। तो कैपिटल असेट्स को कहां डिफाइन किया गया है सर, कैपिटल असेट्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 214 में, और सेल को कहां डिफाइन किया गया है, सेल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 247 में, यानी 2 सबसेक्शन 14 और 2 सबसेक्शन 47, यही आज के शानदार मुद्दे हैं। अब सर कैपिटल असेट तो हो गई, है ना सर, ये बात समझ में आ गया, हाँ भैया कैपिटल असेट्स होती है। अब कई बार आप अकाउंट्स में एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, क्या सर, कि कुछ अकाउंट्स में असेट्स ऐसी होती हैं जो होती हैं फिक्स असेट्स। याद आ गई बात, हाँ सर याद आ गई बात। और कुछ असेट्स अकाउंट्स की ऐसी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स, हाँ सर याद आ चुकी है बात। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट, ऐसे कैपिटल गेन ने बोला भैया हम भी ऐसे ही खेलेंगे, कुछ अपनी ना अलग अलग तरीके से स्टाइल में ना एसेट्स बनाया करेंगे, जैसे अकाउंट्स कहता है ना एसेट साइड में कि फिक्स एसेट्स ये है, नीचे करंट एसेट्स है, ऐसे हम भी करेंगे, है कि नहीं बात। अब आप मुझे बताओ मुन्ना मुन्नी हो, अब मुझे बताओ फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का क्राइटेरिया क्या होता है, फिक्स एसेट्स का और करंट एसेट्स का क्राइटेरिया क्या होता है, बताओ मुन्ना। सर करंट एसेट और फिक्स एसेट्स को वैसे जानते हैं, अगर कोई भी एसेट एक साल तक हमारे कंपनी में या हमारे बिजनेस में रही, एक साल के बाद बेचते हैं तो वो फिक्स एसेट्स होती है। और कोई भी एसेट कन्वर्ट हो जाए कैश में, है कि नहीं बात, विद इन 1 ईयर, राइट, डेटर स्टॉक, तो भैया वो हमारी करंट एसेट हो जाती है। ठीक है मुन्ना। अब कुछ ऐसे क्राइटेरिया क्या किया गया, कैपिटल गेन भैया ने अपने लिए बनाए। कैपिटल गेन भैया ने बोला हम भी भैया फाइनेंस मिनिस्टर बोला अरे भैया भाई और देखो सोचा हम भी कुछ ऐसे करेंगे, क्यों ना मजा ही आ जाएगा, है। तो उन्होंने ये बोला कि भैया फिक्स एसेट्स करंट एसेट नाम लेंगे तो फिर से कोई बेइज्जती, शाहरुख खान ये सलमान खान है कि नहीं बात, तो मजा नहीं आएगा। तो कैपिटल गेन ने बोला भैया करंट एसेट फिक्स एसेट्स का नाम काटो, नाम काट के कुछ नया नाम रखेंगे, लेकिन याद रखना रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही है सोच नहीं है। जिससे कैपिटल है ना, जिससे अकाउंट्स फिक्स एसेट्स बोलता था, उससे कैपिटल गेन ने आज के बाद बोला हम इसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म। एक ही बात है, फिक्स एसेट्स यानी जो 1 साल से लंबी चलती आती हैं उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। क्या बोलेंगे मुन्ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। आज के बाद हम इसे प्यार से क्या बोलेंगे, लटका, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स लटका। ये हमारी क्या है, लटका है कि नहीं बात, हाँ सर। और जिसे अकाउंट्स, आपकी प्यारी अकाउंट्स क्या बोलती है, करंट एसेट्स, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसे बोला गया कैपिटल गेन के द्वारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। प्यार से बताना क्या नाम देंगे इसे प्यार को क्या नाम देंगे, इस प्यार को नाम देंगे हम आज के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स।
यानी अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होती है। अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होती है। ऐसे ही फिक्स एसेट करंट एसेट का नाम हटा के क्या रख दिया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है मुन्ना, बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन लेकिन यहां पे एक खतरनाक सी बात, एक खतरनाक कहानी को एक खतरनाक मोड़ दिया कैपिटल गेन ने। कैपिटल गेन ने बोला कि आप अकाउंट्स में देखते हैं जो भी एसेट है 1 साल के ऊपर आप उसे फिक्स मान लेते हैं, 1 साल के अंदर आप उसे करंट मान लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ना है मुन्ना, हमारे ना है ऐसा बिल्कुल भी। हमारे सुन लियो क्या होगा, और ध्यान से सुन लियो वरना गड़बड़ हो जाएगी। सर क्या होगा हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कुछ एसेट्स ऐसी होंगी, कुछ एसेट्स ऐसी होंगी, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, जो लॉन्ग टर्म बन जाएंगी अगर हम उसे बेचेंगे। मैंने खरीदी एक एसेट्स, है कि नहीं बात, और फिर मैं उस एसेट्स को बेच रहा हूं सर आफ्टर 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 12 मंथ, 12 महीने के बाद। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजे आ चुका है। लेकिन खतरनाक बात क्या बोली, कुछ एसेट्स ऐसी होंगी, कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिन्हें मैं लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स की तरह लॉन्ग टर्म बोलूंगा अगर वो सेल होंगी, अगर वो सेल होंगी आफ्टर 24 मंथ। वाह सर, और मुन्ना क्या करे भैया, है कि नहीं बात, अब कुछ तो अकाउंट से अलग करना पड़ेगा ना। कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिन्हें हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे अगर वो सेल होंगी, अगर वो सेल होंगी आफ्टर 36 मंथ। यानी कि हम, है ना, एसेट्स के बारे में जानेंगे कि एसेट्स कौन सी ऐसी एसेट्स होती हैं जो 12 महीने के बाद जो अगर बेची जाए तो लॉन्ग टर्म कहलाई जाएंगी, या कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो 24 महीने के बाद बेची जाएंगी तब वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगी। और मुन्ना कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो 36 महीने के बाद बेचोगे तब वो लटका होंगी, लॉन्ग टर्म होंगी। राइट, वो कौन कौन से एसेट्स है सर, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसलिए घबराने का नहीं। राइट, ऐसे ही सेम यही कहानी यहाँ पे रिवर्स कर दो। कुछ एसेट्स ऐसी होंगी, कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो सेल कर दी जाएंगी विद इन, जो बेच दी जाएंगी विद इन 12 मंथ। कैसे सर, मैंने मान लो मुन्ना एसेट्स खरीदी जून में, है कि नहीं बात, और भैया अक्टूबर नवंबर में 3-4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में बेच दी, तो मुन्ना कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो ये कह रही हैं 12 महीने के अंदर बेच दोगे, तो भैया हम उन्हें क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो अगर बिक गई, सेल हो गई विद इन 24 मंथ, तो भैया हम उन्हें क्या मान लेंगे मुन्ना, हम उन्हें मान लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। और कुछ एसेट्स ऐसी होंगी अगर वो सेल हो गई विद इन 36 मंथ, विद इन 36 मंथ, तब उन्हें क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म मानेंगे। सर ऐसे क्राइटेरिया क्या क्या है एसेट्स का, ऐसा क्राइटेरिया क्या है एसेट्स का, इसे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं लेक्चर में। फिलहाल बेसिक को समझे। कैपिटल गेन निकालना है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि वो एसेट्स होनी चाहिए, सेक्शन 214 के हिसाब से वो एसेट्स होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो एसेट्स के साथ साथ सेल भी होनी चाहिए, बेचनी भी होनी चाहिए, यानी कि वो मार्केट में बिकी हो। एसेट अगर है और वो बिककर, है ना, प्रॉफिट आया है या लॉस आया है तो उसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन में होगा। अब सर अगर कोई एसेट्स नहीं निकली तो क्या होगा सर, यानी सेक्शन 214 में, है ना, ये बात लिखी है पढ़ने वाले कि भैया एक पर्टिकुलर एसेट्स, है ना, जैसे मुन्ना मेरे पास जो मेरा अपना पर्सनल मोबाइल है ना, ये मोबाइल कैपिटल गेन में एसेट्स नहीं है, तो सर क्या होगा, अगर एसेट्स नहीं है ना, अगर कोई एसेट्स नहीं है तो मुन्ना कैपिटल गेन यानी कि प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट करेंगे। और मुन्ना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करने का मतलब है कैपिटल गेन का चैप्टर ही उसके ऊपर नहीं लगेगा, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स की बात ही नहीं करेंगे। यानी कि क्या, रात की बात बहुत खतरनाक शब्दों में लिखनी है, खतरा बनाए। और क्या लिखें, अगर कोई एसेट्स नहीं है, लिखो मुन्ना, अगर कोई एसेट्स है ना कैपिटल गेन में, अगर कोई एसेट कैपिटल गेन में एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं लगेगा, यानी कि
कुछ भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना। तो प्रॉफिट या लॉस ऑन असेट्स कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना, यानी कि कैपिटल गेन का हेड, कैपिटल गेन हेड जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं करना, उसे वही छोड़ देना है, सीधे एक स्टेटमेंट लिख देनी है, दिस असेट्स इज नॉट एन असेट एज पर कैपिटल गेन, देयरफॉर नो कैपिटल गेन अराइजेस। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप मुन्ना? क्योंकि क्योंकि आपने जो अकाउंट्स में असेट्स पढ़ी है ना, वो भले ही अकाउंट्स में असेट हो, लेकिन उनमें से कुछ असेट्स ऐसी हैं जो कैपिटल गेन में असेट्स नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे मुन्ना? सर क्या, एक बार फिर से बोल दो। कुछ असेट्स ऐसी हैं जो अकाउंट्स में असेट है कि नहीं बात? यानी जो असेट्स आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो वो अकाउंट्स में असेट्स हैं। जो असेट्स अकाउंट्स में, अकाउंट्स वाले सर जो पढ़ाते हैं, असेट्स हैं, उनमें से कुछ असेट्स, उन असेट्स में से कुछ असेट्स, कुछ अंजलि बिल्कुल ऐसे ही है ना, कुछ असेट्स कैपिटल गेन में असेट्स नहीं मानी जाती, असेट्स नहीं मानते। राइट, अभी हम ये जानेंगे सर ये ऐसी कौन सी खतरनाक असेट्स हैं। यानी कि अकाउंट्स और कैपिटल गेन में अगला डिफरेंस क्या आता है? सर अगला डिफरेंस आता है अकाउंट्स में कुछ असेट्स ऐसी है, या जो असेट्स ऐसी है जो अकाउंट्स को असेट मानते हैं, आप उन्हें बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे, लेकिन उनमें से कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो हम कैपिटल गेन में असेट्स नहीं मानते, कैपिटल गेन में असेट्स नहीं मानते सर। अब ये जो राज है ना, ये जो खतरनाक बात है, ये जो राज की बात है, यही हमें आज बहुत बढ़िया तरीके से सीखनी है। तो दोस्तों ये कुछ है ना सत्संग की बात है, आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करो, लेकिन जिंदगी में कभी क्विट मत कर देना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप विक्ट्री कप के कितना करीब है। राइट, तो चाहे कोई कितनी भी चीज क्या हो जाए सर, भ्रष्ट हो जाए, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, बस जिंदगी में कभी हार नहीं माननी, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी। सर ये बहुत ही शानदार जानदार आपको पता लग ही चुका है कि हम पढ़ने वाले हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों सेक्शन 2.14, जो आज का बहुत ही शानदार जानदार मुद्दा है। सर कैपिटल असेट्स जो हमने देखा कि सर कैपिटल असेट्स क्या होती है, तो सेक्शन 2.14 के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? असेट्स मानी जाएगी, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, राइट, चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो, राइट, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, वेदर और नॉट मतलब यानी कि आप बिजनेस में हो या ना हो, या फिर वो क्या है आपकी पर्सनल असेट्स है, पर्सनल असेट्स है। अब भैया अगर आपने अंगूठी पहन रखी है सोने की, तो मुन्ना वो पर्सनल असेट्स हो गई। अब सर वर्ड लिखा है यहाँ पे एनी काइंड, सर एनी काइंड का और क्या मतलब हो सकता है? सर एनी काइंड का क्या मतलब होता है? यानी कि मुन्ना चाहे वो असेट्स मूवेबल हो, हाँ, चाहे वो असेट्स इमूवेबल हो, चाहे वो असेट्स टेंजेबल हो, हाँ मुन्ना हाँ, चाहे वो असेट्स इनटेंजेबल हो। यानी कि एनी काइंड का मतलब क्या हुआ? कोई भी एसेट्स हो, चाहे आपकी पर्सनल हो, चाहे आपकी बिजनेस की हो, वो एसेट्स ही मानी जाएगी कैपिटल गेन में, है कि नहीं बात? साथ साथ चाहे वो मूवेबल हो, जैसे ज्वेलरी मूवेबल है भैया, कान में पहन के है ना, राइट, अंगूठी पहन के इधर कहीं भी घूम लो, चाहे वो इमूवेबल हो। इमूवेबल आपको पता है दो चीजें होती है, लैंड और बिल्डिंग, है कि नहीं बात? अब बिल्डिंग को, जमीन को खिसका के थोड़ी ले जाओगे, मजा नहीं आ रहा यहाँ पे इस बिल्डिंग में, चल भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसा करते हैं हिमाचल प्रदेश चलते हैं, शिमला चलते हैं, बिल्डिंग को सरका के थोड़ी ले जाओगे, तो भैया वो होगी इमूवेबल। चाहे वो टेंजेबल हो, जानते हैं आप, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, चाहे वो इंटेंजेबल हो, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, है कि नहीं बात? तो ये गुडविल वगैरह भी क्या है? एसेट्स मानी जाती है, एसेट्स मानी जाती है। तो दोस्तों अब शुरू होता है असली मुद्दा। सर वो क्या है? वो है भैया
क्या चीज असेट्स नहीं होती, क्या चीज कट फीस क्या असेट्स नहीं होती, ये तो समझ लिया सर कि किसी भी तरह की असेट्स, एनी काइंड ऑफ असेट्स को हम असेट मानेंगे, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है क्या चीज असेट्स नहीं होती, क्या चीज असेट्स नहीं होती। यानी कि अगर ये असेट्स नहीं है, एक्सक्लूड बोले तो असेट्स नहीं है, अगर ये असेट्स नहीं है तो क्या होगा सर, असेट्स नहीं है तो कैपिटल गेन, यानी कि आप उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट नहीं निकालेंगे, यानी कैपिटल गेन का चैप्टर ही उसके ऊपर नहीं लगेगा, यानी कि बात सीधी खत्म हो जाएगी। दिस काइंड ऑफ असेट्स इज नॉट एन एसेट, देयरफॉर नो कैपिटल गेन अराइजेस। आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे सिंपल ये एक लाइन लिखकर। सर ऐसी कौन सी असेट्स हैं जो कैपिटल गेन में कवर नहीं होंगी, जिसके ऊपर हम कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे? सबसे पहला आपका फेवरेट, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, मुन्ना स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? सर स्टॉक इन ट्रेड होता है ऐसे गुड्स इन विच पर्सन इज डूइंग बिजनेस, पर्सन इज डूइंग बिजनेस, एक ऐसे गुड्स जिसमें एक बंदा क्या करता है, बिजनेस करता है। अगर वो गुड्स या वो स्टॉक जिसमें एक बंदा बिजनेस कर रहा है, तो खुद सोच के बताओ मुन्ना, खुद सोच के बताओ कैपिटल असेट्स क्यों नहीं है, क्यों इसे असेट की संज्ञा से, असेट्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है ना? बताओ क्यों? सर सर सर, अरे नालायक हो, हेड गिनाना जरा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, दोबारा बोलना, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस, यानी अगर कोई बंदा किसी चीज का बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस की जो भी ट्रेडिंग है, जो भी स्टॉक है, उसके लिए मुन्ना ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, एक अलग से हेड बना दिया गया है, एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है पीजीबीपी। यही बात नंबर 1 लगा के नंबर 1 पॉइंट पे लिख रखी है। रॉ मटेरियल स्टॉक यूज्ड बाय द असेसी इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन, राइट? यानी स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो एक असेसी अपने बिजनेस या प्रोफेशन में इस्तेमाल करता है, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? सर टैक्सेबल या ट्रेटेड इन पीजीबीपी, पबजी में जाएगा मुन्ना, वो पबजी में जाएगा। यानी बहुत सिंपल सी बात समझो, बहुत सिंपल सी बात। अब ठीक है भैया, एक ज्वेलर्स है, ज्वेलर्स, राइट, और एक तुम हो, तुम्हारे पास ज्वेलरी है, राइट। अब तुम गए मुन्ना पीसी ज्वेलर के पास, ठीक है, पीसी ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, तनिष्क, इनसे आपने क्या करा, इनसे आपने एक गोल्ड रिंग या गोल्ड की चेन बाय कर ली, राइट। अब मुन्ना सिंपल, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारे लिए वो गोल्ड की चेन या गोल्ड की रिंग जो है वो कैपिटल असेट्स है, कैपिटल असेट्स है क्योंकि वो तुम्हारे पर्सनल काम में आनी, क्योंकि तुम्हारे पर्सनल काम में आनी है। कैपिटल असेट एज यू यूज इट एट पर्सनल, आप उसे पर्सनल पर्पस के लिए पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर्सनली इस्तेमाल करेंगे। पीसी ज्वेलर वाले उसे पर्सनली हाथ में पहनकर, गले में पहनकर इधर उधर घूम नहीं सकते, है कि नहीं बात? उन्हें भैया वो कभी गए हो तो भैया उनका जो फ्लैप होता है, लॉक्ड होता है शीशे के अंदर, वहां वो रखते हैं बिल्कुल हाई सिक्योरिटी में, यानी उनके लिए वो एक दो नहीं है, उनके लिए तो वहां पे सौयों चीजें रखी हैं, सौयों रिंग रखी है। तो उनके लिए वो क्या है, उनके लिए वो स्टॉक हुआ, क्योंकि वो उस चीज में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो गोल्ड में, रिंग में और चेन में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो वो जो सामान बेच रहे हैं, वो पीसी ज्वेलर जो सामान बेचा, तो पीसी ज्वेलर ने जो सामान बेचा उससे जो पैसा कमाया वो किस हेड में जाएगा सर, वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। जो मैंने खरीदा गोल्ड रिंग चेन, उसे अगर मैं बेचूंगा क्योंकि वो मेरी पर्सनल गोल्ड है, पर्सनल चेन है, तो वो कहां जाएगी मुन्ना, तो वो जाएगी कैपिटल गेन हेड में। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप किसी चीज का धंधो करते हैं, गुजराती भाषा में, भैया ये तो हमारो धंधो है, धंधो, तो अगर भैया किसी चीज में धंधो करते हैं तो भैया वो हो गई आपकी पीजीबीपी, बिजनेस हेड में कवर होगा। अगर आप उस चीज का बिजनेस नहीं करते, सिंपल सा लॉजिक, अगर आप उसका बिजनेस नहीं करते, वो आपकी जेब में, आपके घर में, आपके घर पे रखी है, लॉकर में रखी है, आप उसे बेचने जाएंगे, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है, तो आप उस एसेट्स को कवर करेंगे कैपिटल गेन में। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब मुन्ना, अगली बात को अगर आप देखो ध्यान से तो बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा है,
पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट भैया ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी फाइनेंस मिनिस्टर ने लाल किले पे खड़े होकर। उन्होंने बोला जो आपकी पर्सनल चीजें हैं उसे मैं असेट नहीं मानूंगा, नॉट एन असेट, एक्सक्लूड, नॉट एन असेट। लोगों ने बोला अरे भैया जी क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात, बताओ ना क्या मतलब हुआ इसका। अरे भैया इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ शब्दों में हिंदी में, जो आपकी जो पर्सनल असेट्स हैं, जितनी भी पर्सनल असेट्स हैं, मैं उन्हें असेट्स ही नहीं मानूंगा। इसका मतलब वो आप कभी भी बेचोगे मैं उस पर टैक्स नहीं लूंगा, कमा लो जितना प्रॉफिट कमाना कमा लो, मैं उस पर टैक्स नहीं लूंगा। है सच्ची? हाँ भैया कैसे सर? ये आपका पर्सनल मोबाइल, ये मेरा पर्सनल मोबाइल, ये मैं कभी भी बेचूंगा मुन्ना, कभी भी बेचूंगा। जब सरकार ने बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोल दिया, मैं इसे एसेट से नहीं मानूंगा, इसे बेच के जो भी है प्रॉफिट है लॉस है सब तुम्हारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर और क्या होगा? सर ये मेरा कैलकुलेटर है, मुझे जिंदगी से भी प्यार है सर, इसकी पूरी जिंदगी है ना, पूरी हमारा कोर्स पे बैठेगा, पर्सनल है सर, बेचो है ना, प्रॉफिट कमाओ, मैं नहीं लूंगा। राइट, घर में रखा हुआ फर्नीचर बेचो, प्रॉफिट कमाओ, राइट, मैं टैक्स नहीं लूंगा। ठीक है ना, घर में रखा हुआ फ्रिज मैं टैक्स नहीं लूंगा। मोबाइल, यानी भैया लाइन लगा दी फाइनेंस मिनिस्टर सामने, लाइन लगा दी भैया, घर में रखा हुआ फ्रिज, ठीक है, मोबाइल आपका पर्सनल, ठीक है, सोफा, बेड, ठीक है मुन्ना, बर्तन, यूटेंसिल्स, राइट। सबसे बड़ी चीज इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में, कार, स्कूटी, बाइक, ठीक है, कोई भी तुम्हारी पर्सनल चीज है ना, उस पे मैं टैक्स नहीं लूंगा, यानी उस पे मैं असेट से नहीं मानूंगा। असेट नहीं तो कैपिटल गेन में कुछ भी प्रॉफिट होगा वो सब तुम्हारा होगा, उस पे टैक्स नहीं देना। देयर इज नो टैक्सेबिलिटी, है ना, ऑन सच सेल ऑफ असेट्स। साथ में उन्होंने एक मजेदार वर्ड और जोड़ दिया कि पर्सनल चीजें जो होनी चाहिए ना मुन्ना, इससे पहले कि तुम खुशी में पागल हो जाओ, है कि नहीं बात, राइट, लोग प्यार में पागल हो रहे हैं और तुम खुशी में पागल हो जाओ टैक्स की, मैं एक वर्ड लगा देता हूं, मूवेबल। मुन्ना वो सारी चीजें मूवेबल होनी चाहिए। सर मूवेबल वर्ड लगते ही पर्सनल में एक चीज और आ गई सर, क्या ये सारी मूवेबल है सर? सर ये सारी की सारी जितनी चीजें आपने बताई ये सारी की सारी सर मूवेबल है, मूवेबल भी है और सारी की सारी मेरी पर्सनल भी है। ठीक है ना, पर्सनल है मुन्ना, बिजनेस की नहीं, बिजनेस की होंगी तो पीजी में आपको है ना ले जाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। यहाँ पर्सनल है, मेरी खुद की है ना, दिल के पास लेके घूमता हूँ, है ना, मूवेबल है, पर्सनल है। सर इमूवेबल और पर्सनल क्या होती है? सोचो मुन्ना सोचो, इमूवेबल भी हो और पर्सनल हो। अरे नलायको, ओ बेटो जी, अरे नलायको, पर्सनल घर जो तुम्हारा तुम्हारे पापा के नाम है वो पर्सनली तो है तुम्हारा, उसे इस्तेमाल तो कर रहे हो पर्सनली। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला मुन्ना, मुन्ना जो घर पर्सनल है वो इमूवेबल है, इमूवेबल पर्सनल चीज पे टैक्स लगेगा मुन्ना। मूवेबल पर्सनल चीज छोड़ दी, इमूवेबल पर्सनल चीज पे क्या होगा, यानी कि इमूवेबल जो पर्सनल चीज होंगी, जैसे कि एक हमारी होगी जमीन या एक हमारी होगी बिल्डिंग। तो भैया जो पर्सनल बिल्डिंग, तुम्हारा अपना पर्सनल घर है या कोई प्लॉट लेके डाल रखा है पिताजी ने, वो अगर पर्सनल है तो मुन्ना वो हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं एक्सक्लूड में। वो क्या होगा सर? वो होगा टकाटक टैक्सेबल, यानी कि उस पर कैपिटल गेन आएगा और कैपिटल गेन आने के बाद उसमें मुन्ना फ्लैट फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ेगा, जैसे ब्रेकअप पार्टी में हमने किया था ना। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। लेकिन लड्डू पेड़े बटने शुरू हो गए। किस बात पे लड्डू पेड़े बट रहे हैं? लड्डू पेड़े बट रहे हैं भैया, अब तो टैक्स नहीं लगना, है ना, सब रो रहे हैं भैया, क्या फाइनेंस मिनिस्टर मिले, अगले 5 साल का 100 साल तक आप फाइनेंस मिनिस्टर रहो साहब, 100 साल तक। क्यों? सर घर का फ्रिज है कि नहीं बात, मेरा मोबाइल, ठीक है, फर्नीचर, बेड, बर्तन, कार, कितनी बड़ी बात है, कार भैया, कार क्या करे, कार मेरे घर में रखी हुई, बाइक, है ना, कोई भी पर्सनल चीज, राइट, जो भी है भैया, कैलकुलेटर हो गया, पेन हो गया, तुम्हारे कपड़े हो गए भैया, है ना, ये मेरा पर्सनल चश्मा होगा भैया, चश्मा होगा, है कि नहीं बात, राइट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा पर्सनल लैपटॉप हो गया, ठीक है भैया, ये सारी चीजें, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब जितनी भी पर्सनल चीजें, अपने घर के आसपास जरूर नजर घुमाओ, अपने घर में कुछ रखा है सामने, कुछ साइड में रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, जिसपे तुम बैठे हो, पर्सनल कुर्सी, टेबल, सब चीज माफ, सब पे टैक्स नहीं है, क्योंकि वो असेट्स ही नहीं है, सारी की सारी चीजें माफ, असेट्स नहीं है। रो रहे हैं सब भैया, ऐसे तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर जिंदगी में, है ना, पता नहीं किसी भी दुनिया को, किसी भी कंट्री को नहीं मिले होंगे। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने
लाल किले पे खड़े होकर एक बात कह दी, सुनो भाइयों और बहनों, भाई और बहनों, देखो सज्जनों, एक बात, अगर मैंने आपको इतनी सारी चीजें माफ कर दी, इतनी सारी असेट्स को असेट्स नहीं माना ताकि मैं इस पे टैक्स नहीं निकालूंगा और फिर आप टैक्स फ्री जीवन जिएंगे, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक दो चीजें दे दो, बस एक दो चीजें पर्सनल दे दो, तो क्या कुछ खिंच जाएगा? बताइए भाई और बहनों, दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, सारे तरफ तो भाई मत की एक दो चीजें, जान ले लो सर, जान ले लो, हमारी जान ले लो, है ना? और बताओ क्या चाहिए आपको? फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला कि मुझे बस एक सबसे पहली चीज दे दो जिसे मैं पर्सनल होते हुए भी, जिसे मैं पर्सनल होते हुए भी क्या मान लूंगा सर? पर्सनल होते हुए भी टैक्सेबल मानूंगा, असेट्स मानूंगा, राइट? सर वो आपकी असेट जो होगी मुन्ना, वो आपकी जो असेट होगी, वो असेट्स पर्सनल भी होगी, ठीक है, प्लस वो असेट मूवेबल भी होगी, और फिर भी मैं उसे असेट की डेफिनेशन में क्या मानूंगा? असेट मानूंगा, और उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा और वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 20%। ठीक है? मैंने कहा अरे एक दो चीज तो मांग रहे, लोगों ने कहा अरे भाई ए मुकेश, एक दो चीजें तो मांग रहे हैं, ए कमलेश, एक दो चीजें तो मांग रहे, दे देना, काहे का टेंशन ले रही है? कमलेश, विमलेश, सुरेश, मुकेश सब बोले ठीक है, ठीक है, पर्सनल, आप कैसी बात कह रहे हैं, बताओ कौन सी पर्सनल एसेट को आप एसेट मान के टैक्स लगाना चाहते हैं? सबसे पहली चीज जो मैंने तुम्हें अभी बताई, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला भैया एक तो मुन्ना, एक तो मुन्ना हमें दे दो बहुत बढ़िया तरीके से ज्वेलरी। ज्वेलरी, अरे दे दो ना, काहे बहस कर रहे हो, दे दो ज्वेलरी। ठीक है भैया, ठीक है, ज्वेलरी है, मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, ठीक है, उस पे हम टैक्स लगा देंगे। और बताओ सर? बस ज्वेलरी ना? ना एक दो चीजें और है जो बहुत कम लोगों के पास मिलती है, बहुत कम लोगों के पास। कैसे सर? मतलब किसी बहुत बड़े फेमस पिकासो पेंटिंग, है ना? विमलेश कह रही है अरे अपने पास कौन सी पेंटिंग है कि, क्या दो भैया, ले लो ले लो ले ले लो, अमीरों की बात है, तो पेंटिंग वेंटिंग ले लिया, ठीक है भैया, कोई बहुत तगड़ी आर्टिस्टिक वर्क है कि नहीं बात, राइट? और क्या कहते हैं, कोई तगड़ी जबरदस्त सी अजीब सी खतरनाक सी ड्राइंग, है ना? मतलब कुछ ऐसी दो चार चीजें दे दो, जो पुराने जमाने की चीजें तुम्हारे घर में रखी हो, पुरानी कोई मूर्ति रखी हो, है कि नहीं बात, जिसे बोलते हैं हम स्क्रप्चर्स, है ना? कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो, मतलब जिसे आप कहते हैं पुराने जमाने की पुरातत्व विभाग की चीजें, राइट? ये सारी छोटी मोटी चीजें है ना, ये सब हमें भैया दे दो। यानी ये सारी चीजें क्या है, आपकी पर्सनल भी होंगी, आपके घर में रखी होंगी, सजा के रखी होंगी, ये मूवेबल भी होंगी, आप जब इसे बेचोगे तो एसेट मानेंगे और इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है मुन्ना? यानी मोटा मोटा देखा जाए तो इन सभी चीजों में एक ऐसी चीज है जो सबके पास मिलती है, बाकी हर किसी के पास ना मिलती भैया। ए विमलेश, समझ रही हो ना? हाँ समझ रहे हैं, ज्वेलरी ही है एक तरीके से, अरे दे ही दो भैया, दे ही दो, ज्वेलरी दे दो। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा इसे मैं लिख देता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में झगड़ा वगड़ा ना हो। सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या लिखा, तो उन्होंने लिखा मूवेबल पर्सनल असेट्स, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, इफेक्ट्स को यहाँ बोला जाएगा असेट्स, है ना? मूवेबल होंगी, पर्सनल होंगी, असेट्स होंगी, मूवेबल। मूवेबल वर्ड लिखते ही क्या हुआ सर? यानी इमूवेबल असेट्स जो होती हैं, लैंड और बिल्डिंग, वो असेट्स मानी जाएंगी, है ना? और वो टैक्सेबल होंगी, उनके ऊपर आप कैपिटल गेन निकालोगे, कैपिटल गेन आएगा और उसके ऊपर 20% का टैक्स दिया जाएगा ब्रेकअप पार्टी के थ्रू। यहां उन्होंने वर्ड लगा दिया भैया छोटा छोटा ट्यू, और ट्यू लिख के यहां लिख दिया कि पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या है? पर्सनल इफेक्ट का मतलब है मूवेबल इंक्लूडिंग वियरिंग अपीरियल, फर्नीचर, यानी वेयरिंग अपीरियल बोले तो जैसे कपड़े वगैरह, घर में जो फर्नीचर रखा है आपके, है ना, टीवी फ्रिज, ये सारी चीजें जो पर्सनल यूज के लिए है आपके, या आपके किसी फैमिली मेंबर्स के लिए, है ना, उन चीजों को हम मूवेबल पर्सनल चीजें मानेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें भैया, इतनी सारी चीजें दे दी, उन पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन खतरा क्या है? खतरे की बात सबसे है ये, हाउ एवर एक्सक्लूड द फॉलोइंग, एक्सक्लूड द फॉलोइंग बोले तो, एक्सक्लूड द फॉलोइंग बोले तो एक्सक्लूड का मतलब होगा, यहां लिख लेते हैं, नोट्स में लिख लो, यहाँ ये असेट्स है ना, इन्हें असेट्स मानेंगे और इनके ऊपर कैपिटल गेन निकाल के टैक्स भी निकालेंगे, असेट्स हैं और टैक्सेबल है। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा है ज्वेलरी, तो कैपिटल गेन में जो मैं कैलकुलेशन कराऊंगा फार्मूले की, उसी फार्मूले को लगा के आपको कैपिटल गेन निकालना है। क्वेश्चन में लिखा आर्कोलॉजिकल कलेक्शन,
ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें बेची तो मुन्ना क्या होगा, तो मुन्ना आपको कैपिटल गेन के फॉर्मूले लगा के प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सर कौन कौन चीजें आ गई, ज्वेलरी, ज्वेलरी आप जानते हैं, ज्वेलरी इंक्लूड सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स, हीरे मोती, मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा, है कि नहीं, बिल्कुल वैसी। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, सर आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होता है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन होता है मुन्ना ये, समझिए दोस्तों, यानी कि आर्कोलॉजिकल का मतलब हुआ एंशियंट टाइम, है कि नहीं बात, एंशियंट टाइम, पुराने जमाने की, पुरातत्व हिंदी में ना, पुरातत्व विभाग की चीजें, और वो कलेक्शन का आपने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, यानी आपके पास पुराने जमाने पुरातत्व विभाग के कलेक्शंस पड़े हैं। ठीक है, एक बार मैं गोवा गया भैया, गोवा की म्यूजियम में गया तो वहां देखा भैया पुरानी नटराज की मूर्ति, शिवलिंग, भैया 10,000 साल पुराने, ऐसे ऐसे आर्कोलॉजिकल वहां पे चीजें रखी हुई है कि नहीं बात, पुरानी कोई तलवार, कोई पुराने मतलब 5,000 साल पहले के बर्तन, यानी एक ऐसी टीचिंग्स है ना, एक ऐसी नॉलेज जो ये दिखाती हैं, जो ये प्रूफ कर देती हैं कि ये इस तरह की चीजें, इस तरह के बर्तन, इस तरह के तलवार, इस तरह की मूर्तियां, है कि नहीं बात, जो कहाँ हो सर, जो पुराने जमाने से रिलेट करती हो, राइट, और जो सदियों पुरानी हो, आर्कोलॉजिकल एंशियंट टाइम्स की चीजें हो। अब भैया आपने हिंदी फिल्मों में कई बार देखा ही देखा, तो हिंदी फिल्मों में हम देखते हैं पुराने जमाने की कोई तलवार चुरा के ले जा रहा है ना, जैसे वो फिल्म आई थी ऋतिक रोशन वाली, धूम धूम धूम, है कि नहीं बात, तो धूम में भैया वो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय क्या चुराते हैं, तलवार। तो भैया वो होता आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, जो म्यूजियम में रखा होता है, म्यूजियम में। तो भैया ये म्यूजियम वाली जो चीज होती है ना, जिसमें ऋतिक रोशन और सब चोरी कर रहे होते हैं, वो होता मुन्ना आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। वो सिक्के चुराना चाहता है कहीं विदेश में, दैट इज कॉल्ड आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। उसकी वैल्यू मार्केट की, है ना, इतनी ज्यादा होती है कि उसके मेटल की वैल्यू इतनी नहीं होती, मेटल तो वो पुराना सा होता है, लेकिन उसकी एंशियंट टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है, कि भैया वो 2,000 साल पुराना है, 3,000 साल पुराना है कि नहीं बात, सम्राट अशोक के जमाने का है, तब का है ना, राइट, ये उसकी टाइम वैल्यू को दिखाता है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। तो देखो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन कीमत मार्केट में देखो कितनी बड़ी है कि नहीं बात। ड्राइंग्स, किसी भी तरह की ड्राइंग अगर आप कर रहे हैं, राइट, और वो बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट हो, तो भैया उनकी वो चीजें बहुत महंगी बिकती है। पेंटिंग, पिकासो, भैया पिकासो पता नहीं क्या था भैया, पेंटिंग उसकी हजारों लाखों डॉलर्स में बिक रही है। स्पेन के मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग ने एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस बार पिकासो की पेंटिंग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पिकासो की मशहूर पेंटिंग मेरिथ्वीज की बोली लगाई गई थी और ये पेंटिंग 700 करोड़ से ज्यादा की कीमत पर बिकी है। कोरोना महामारी के बावजूद ये पेंटिंग 103.4 मिलियन डॉलर में बिकने में कामयाब रही। 1932 में पूरी हुई पेंटिंग ने 90 साल बाद ये रिकॉर्ड बनाया है। क्या चक्कर है भाई, है ना कि बात, वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी तरह का आर्टिस्टिक वर्क अगर किया जा रहा है, राइट, और वो मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू का बिकता है, तो वो हो गया भैया आपका असेट्स। स्क्रप्चर, स्क्रप्चर्स की पिक मैंने लगा के दे रखी है। स्क्रप्चर मतलब हो गया स्टैच्यू, एक ऐसे स्टैच्यू जिनकी बहुत ज्यादा क्या है, वैल्यू है, क्योंकि वो 100 साल पहले है ना बना दिए गए हैं, मूर्तियां बना दी गई हैं कि भैया इस तरह की खतरनाक मूर्तियां, राइट, कई साल पहले बन चुकी हैं, जो दिखाती हैं स्क्रप्चर्स कि भैया किसने तराशा है, मतलब तराशा है भैया, मूर्ति को तराशा है मूर्तिकार ने। ठीक है मुन्ना, तो वो होता है स्क्रप्चर्स। तो भैया ये बहुत महंगे मिलते हैं, कोई खरीदने वाला हो, कोई जानकारी वाला हो तो बहुत महंगे मिलते हैं। बहुत सारे सीरियल्स हिस्ट्री चैनल पे हम उसमें देखते ही हैं, है ना, हिस्ट्री चैनल्स पे आते हैं, पुरानी पुरानी मूर्ति लेके आते हैं, पुरानी पुरानी आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस लेके आते हैं, पुरानी पुरानी पेंटिंग लेके आते हैं, तो भैया एक्सपर्ट आके चेक करते हैं, अरे भैया मुझे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, फिर हम देखते हैं इसकी कितनी कीमत, फिर एक्सपर्ट चेक करता है भैया इसकी तो इतनी कीमत हो सकती है, तो फिर वो बोली लगाकर या बार्गेनिंग कर कर खरीद लेते हैं, क्योंकि उसकी पेपर वैल्यू
कम है लेकिन उसकी टाइमिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इन सबको क्या माना गया मुन्ना? इन सबको एसेट्स माना गया। मुद्दे की बात क्या है? इन सबको एसेट्स माना गया और इसके ऊपर टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन आएगा जब आप इसको बेचेंगे। सर कैसे याद करें? याद करने के लिए एक ही चीज है, इन सब का जितनी मैंने तुम्हें एसेट्स बताई हैं ये, इन सब का जाप करना है, वो भी कब? दोपहर और शाम। क्यों सर? रात को क्यों नहीं? रात को सोना है भैया, रात को सोना है, ठीक है ना, राइट। तो दोपहर और शाम इनका जाप करना है, तो यही इसका कोड बना, बहुत ही शानदार। सुबह दोपहर क्या करो? सुबह दोपहर जाप करो, सुबह दोपहर जाप करो। एस से बताओ क्या बनेगा? स्क्रप्चर्स, ठीक है मुन्ना? बोलो सर बात समझ में आके मजा आएगा। डी से क्या बनेगा सर? ड्राइंग। जे से क्या बनेगा? ज्वेलरी। ए से क्या बनेगा? आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, जिसकी वीडियो दिखाई। अगले से क्या बनेगा? आर्टिस्टिक वर्क। पी से क्या बनेगा? पेंटिंग। तो भैया ये सारी की सारी चीजें देखो क्या है, ये सारी की सारी चीजें मूवेबल भी हैं, पर्सनल भी हैं। मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, फिर भी हम इन्हें क्या मानेंगे? फिर भी हम इन्हें असेट्स मानेंगे और इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, इनके ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी, राइट। यानी कि 2 पॉइंट सर हमारे बहुत शानदार तरीके से, जानदार तरीके से कवर अप हो चुके हैं। एक, कौन सी चीज असेट्स नहीं है? कौन सी चीज असेट्स नहीं है सर? स्टॉक इन ट्रेड असेट नहीं है क्योंकि वो पीजीपी में ट्रीट होगा। दूसरी कौन सी चीज असेट्स नहीं है सर? मूवेबल पर्सनल असेट्स असेट्स नहीं है। किस तरह की मूवेबल असेट्स हो? कैसी भी मूवेबल असेट्स हो, वो असेट्स नहीं है जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन सुबह दोपहर जॉब करने वाली जो असेट्स है वो मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, फिर भी हम उन्हें क्या मानेंगे? फिर भी हम उन्हें असेट्स मानेंगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या आप कह रहे हैं? हो गई तसल्ली? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही गेम है। अब सुनो राज की बात। मुन्ना हमें लगा दिया गया है बहुत तगड़ा चूना। कैसे सर? जैसे पान वाला पान पे कत्था चूना लगाता है, ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें भी लगा दिया चूना। कैसे मुन्ना? चूना चूना तहता चूना कैसे? सुनो ध्यान से। एक जबरदस्त तुम्हें एनालिसिस बताता हूँ। मुन्ना तुम अपनी कार तुमने कार खरीदी 10 लाख की, कार खरीदी 10 लाख। खुश तो बहुत होंगे तुम, अच्छी बात है कि नहीं, कि भैया इतनी सारी चीजें माफ कर दी, कि हम इसको असेट नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। तुमने कार खरीदी 10 लाख की कार, है ना, बाइक कुछ भी है ना। तुम इसे बेचने गए, तुम इसे सेल करने गए, कितने की बिकेगी? 10 लाख की खरीदी तो 10 की बिक जाएगी? अरे मुन्ना 10 के बिना बिका, 10 के बिना बिका भैया, कितने की बिकेगी? एक साल बाद बेचोगे 8 लाख की, 6 लाख की, 5 लाख की। इसका मतलब सेल वैल्यू उसकी हमेशा क्या होगी? कम पे होगी। मान लो आपने उसे 7 लाख में बेच दिया, 3 लाख का क्या आया? 3 लाख का आया लॉस, ठीक है। चलो ये बात बाइक पे करते हैं। ऐसी बाइक थी, ठीक है, बाइक कितने की खरीदी? मान लो 1 लाख की। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, मान लो 1 महीने बाद भी आपने उसे बेच दिया 90,000 में, तो भी क्या आया? माइनस के 10,000 का लॉस, ठीक है। आजा मुन्ना लैपटॉप, है ना, अब समझ में आई बात, अब तुम्हारी खोपड़ी में जाएगी बात। लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, खरीदा मान लो 50,000 का, राइट। 1 महीने बाद ही बेच दो, 10 दिन बाद ही बेच दो, मैं तो कह रहा हूं अगले दिन ही बेच दो। मान लो बिका 45,000 का, है ना, कितने के बचे? फिर भी क्या है? 5,000 का लॉस। और मुन्ना और ले लो, बर्तन, है ना, घर के बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, सोफा, बेड, फर्नीचर पुराना बेचने गए, खरीदा था मान लो, है ना, 20,000 का, बेचने जाओ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आजकल तो बेड और फर्नीचर तो बहुत दिनों बाद बेचते हैं, तब जब भी बेचने जाओ मान लो बिका 8,000 का, तो भी क्या हुआ? माइनस के 12,000, यानी कि लॉस। मोबाइल बेचने, ये रहा मोबाइल, ये रो भैया, ये रो मोबाइल, खरीदा मान लो फॉर एग्जाम्पल 20,000 का, अभी बेचने जाऊंगा, मान लो 1 महीने पहले खरीदो, आज ही खरीदो, कल ही बेचने जाऊंगा, तो भी लोग कहेंगे भैया सेकंड हैंड है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजों को एक संज्ञा दे दी जाती है हमारे दुनिया के द्वारा, भैया ये सारी चीजें हैं सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड माल सस्ता बिकता है। समझ बात? कुछ भी कर लो, प्रॉफिट आना ही नहीं। अरे भैया जब प्रॉफिट आना ही नहीं, ठीक है, तो इनकम टैक्स को कुछ फायदा ही नहीं। अब भैया सब में लॉस आ रहा है, 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 तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मिल रहा? कुछ भी ना मिल रहा भैया, है कि नहीं बात? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स कब मिलेगा? टैक्स जब मिलेगा अगर प्रॉफिट हो। इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन देयर इज अ टैक्स। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स का क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर लोगे, टैक्स तो मिलेगा नहीं, जीरो टैक्स हो गया। इसलिए फाइनेंस स्टाफ ने बोला सबको माफ कर दो, सब पे कह दो हम इसे एसेट ही नहीं मानेंगे, इस पे प्रॉफिट लॉस निकालना ही मत।
उन्होंने यही बोल दिया, प्रॉफिट निकालो ना लॉस निकालो, ना प्रॉफिट निकालो ना लॉस निकालो, ताकि दुनिया अंधेरे में रह जाए, दुनिया को पता ही नहीं लगे कि भैया इन चीजों पे कभी प्रॉफिट आता ही नहीं। खत्म कहानी, लोग खुशी में पागल हो गए तुम्हारी तरह कि भैया इतनी चीजें माफ होगी, चीजों पे टैक्स नहीं देना। क्या पकड़ा उन्होंने, क्या पकड़ा मुन्ना, ध्यान से देखो क्या पकड़ा। उन्होंने कहा मुझे एक चीज है तो सबके पास पाई जाती है, ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर, है ना, ज्वेलरी। ज्वेलरी तुमने खरीदी मान लो 1 लाख की बाय, ठीक है ना, राइट। सेल करने जाओ, सेल करने जाओ मुन्ना, जब सेल करने जाओगे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ज्वेलरी तो कई लोग कई कई सालों के बाद देखते हैं, तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की बिकेगी। मान लो ये बिकी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद 1.5 लाख की, यहाँ आया 50,000 का प्रॉफिट, इसे लपेट लिया। क्योंकि ज्वेलरी में क्या होता है, ज्वेलरी में ऑलवेज क्या आता है, प्रॉफिट आता है, क्योंकि सोना है भैया, समय के साथ वैल्यू बढ़ती है, सिल्वर के साथ भी यही है। और उन्होंने कहा ठीक है क्या, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, पुराने जमाने की मूर्तियां है ना, स्क्रप्चर्स, राइट, पिकासो की पेंटिंग, एम एफ हुसैन की पेंटिंग, ठीक है, तारे जमीन पर कितनी खतरनाक पेंटिंग बनाता था वो, है। अब पेंटर के कितने पैसे लगे, पेंटर के कितने पैसे लगे, ठीक है, क्योंकि उसकी कला है, पेंटर कितने पैसे लगे, ब्रश लिया है मान लो पेरिस से खरीद के, तो मान लो उसने जो पेंटिंग बनाई है ना, कैनवास एनवास करके लगा लो, पेंट वेंट लगा के बढ़िया से बढ़िया मेटेरियल लगा के, भैया उसके आगे भैया 50,000 रुपए लग गए। और जब वो सेल करने गया तो भैया वो इतना फेमस पेंटर था, इतना फेमस पेंटर था कि भैया उसकी वो एसेट बिक गई 5 लाख की, पेंटिंग बिक गई 5 लाख की, लोग खरीद रहे हैं भैया। अरे पिकासो की जरा सर्च कर लेना नेट पे, पिकासो की पेंटिंग सर्च कर लेना भैया नेट पे, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, है कि नहीं बात। तो भैया कितने का, 4,50,000 का क्या आया सर, 4,50,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट आया नहीं आया, यानी फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत चालू है, बहुत शातिर है, बहुत खतरनाक आदमी है। उन्हें पहले से ही पता था कि जितनी भी मूवेबल चीजें मैं इनको बता रहा हूं, कार, बाइक, लैपटॉप, है कि नहीं बात, ये सारी चीजें क्या है, कार, बाइक, ये सारी चीजें डेप्रिशिएबल है, इनको बेचने पर हमेशा लॉस आएगा। लॉस आएगा तो इनको बोल दो भैया प्रॉफिट तो आना नहीं है, तो टैक्स ये देंगे नहीं, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स कहां से दोगे, तो उनको बोल दो माफ किया, खुश हो जाएंगे। फिर चुपके से बोल दो, देख ले बहन नहीं है, ए बिमलेश देख ले बहन नहीं है, ए कमलेश देख ले बहन नहीं है, देख ले भाई नहीं है, ए मुकेश भाई नहीं है, ऐसे बोल दो। क्या भाई एक दो चीजें छोड़ दो, प्यार मोहब्बत में एक दो चीज छुड़वा दी, क्या, ज्वेलरी, क्योंकि उन्हें पता है ज्वेलरी में हमेशा पॉजिटिव अमाउंट आएगा, प्रॉफिट आएगा। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, इनमें हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो उन्होंने प्रॉफिट वाली चीजों को लपक लिया, जो मूवेबल भी है और पर्सनल भी है, और बोल दिया मूवेबल भी होंगी, पर्सनल भी होंगी, इसलिए एसेट मानेंगे और टैक्सेबिलिटी करेंगे। और उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया, जो मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, लेकिन कभी उन पे प्रॉफिट ही नहीं आना। तुक्के से भी आ गया तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, क्योंकि उन पे प्रॉफिट ही नहीं आना। घर की चीजों पर इस पे मुन्ना कभी प्रॉफिट नहीं आने वाला। मैं तुम्हें ही बेचूंगा, तुम इतने समझदार हो कि इसे तुम 20,000 से ऊपर का नहीं खरीदोगे, है कि नहीं बात, अगर 1 साल 2 साल पुराना भी है तो, राइट। तो उन्होंने बोला सबको छोड़ो, बस ये पकड़ लो और इनका जाप कर लो, सुबह शाम, सुबह दोपहर जाप करें, सुबह दोपहर जाप करें, सुबह दोपहर जाप करें, क्योंकि इस जाप के बाद तुम्हें पता लगेगा कि इन सब पे क्या है, प्रॉफिट आएगा। इसलिए मूवेबल होते हुए भी, पर्सनल होते हुए भी इनको टैक्सेबल कर दिया। समझ में आई बात, ये है सबसे खतरनाक फाइनेंस मिनिस्टर, जो लॉलीपॉप पकड़ा दी, चॉकलेट छीन ली, है कि नहीं बात, मजा आएगा सर। 2 चीजें पढ़ ली सर। तीसरी चीज देखो क्या लिखी है, तीसरी चीज लिखी है सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। वाह, मजा ही आ गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। इन सभी चीजों पे अगर गौर करोगे तो मैंने सभी को अलग अलग कलर से बता रखा है। इसका मतलब हर एक चीज की क्या है, अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। सर कैसे सर, एक तो रूरल होनी चाहिए, रूरल बोले तो गांव, एक तो गांव की क्या होनी चाहिए, जमीन, और जमीन पे आप क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं मुन्ना, खेती, और वो भी कहाँ होनी चाहिए मुन्ना, इंडिया में। सर ये क्या बात है, 4 कलर में करके दिया है, 4 डब्बे में करके दिया है मैंने आपको ये चीजें, ताकि आपकी बात घुटनों तक पहुंच जाए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, समझ गए सर बच्चों वाली चीजें। यानी हिंदी में बोले तो
गांव की खेती की जमीन, गांव की खेती की जमीन, गांव की खेती की जमीन असेट्स नहीं होगी। समझ गए? अगर मुन्ना समझ चुके हो कि गांव की खेती की जमीन असेट्स नहीं है, तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। पहला सुनना ध्यान से, अब बताना है आपको असेट्स है या नहीं है। एमसीक्यू में पूछ रहा हूं, क्या ट्रू फॉल्स में पूछ रहा हूं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल असेट्स है या नहीं है? सोचो, इतने में दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, सोचकर समझकर जवाब देंगे। सर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन उत्तर प्रदेश, सोचकर समझकर जवाब देंगे। रूरल फैक्ट्री लैंड इन पंजाब, सोचकर समझकर जवाब देंगे, मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं बात। चौथा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन नागालैंड, सोचकर समझकर जवाब देंगे। बताओ मुन्ना बताओ, क्या ये असेट्स है या नहीं है? सोचकर। अच्छा चलो हिंट देता हूं, हिंट देता हूं, सुनना ध्यान से। क्या असेट्स नहीं है, ये बताओ क्या असेट्स नहीं है। सर हमने लॉ में क्या पढ़ा? सर लॉ में पढ़ा कि सर रूरल प्लस एग्रीकल्चर हो प्लस लैंड हो और इंडिया में हो तो वो असेट है या नहीं है। पहले दिमाग लगाओ, सेक्शन 214 क्या बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्या बोल रहा है कि अगर ये चार बातें जो मैंने आपको पढ़ा है, रूरल हो प्लस एग्रीकल्चर हो प्लस लैंड हो प्लस इंडिया में हो, तो ये किस साइड में लिखा है? इंक्लूड में एक्सक्लूड में? इंक्लूड में एक्सक्लूड में? सर ये एक्सक्लूड में लिखा है। एक्सक्लूड में लिखा है तो हम इसे असेट नहीं मानेंगे, नॉट एन एसेट, हम इसे असेट नहीं मानेंगे। असेट नहीं मानेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं निकालना, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं निकालना, कोई टैक्स नहीं निकालना, बात खत्म। इसके ऊपर चैप्टर लगाना, एक लाइन में लिख देना है कि भैया ये असेट नहीं है, खेल खत्म। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, हाँ सर सर हाँ सर असेट है, असेट है, असेट है ना, है कि नहीं बात। लगा लो काटे। अरे मुन्ना क्या लिखवा रहे हैं, चारों बच्चों को एक साथ पूरा करना है, रूरल को, एग्रीकल्चर को, लैंड को और इंडिया को। नेपाल इंडिया में है, इंडिया नेपाल में है? नहीं बता दो आज तुम, नेपाल इंडिया में है, इंडिया नेपाल में है? ना नेपाल इंडिया में ना इंडिया नेपाल में, दोनों अलग देश है। यानी कौन सा बच्चा छूट गया? सर ये वाला बालक छूट गया, ये वाला इंडिया। अब ये वाला बालक छूट गया तो क्या होगा सर? अगर ये चारों बालक एक साथ पूरे होते, अगर ये चारों बालक एक साथ पूरे होते तो असेट नहीं होती। एक बालक छूट गया तो इसका मतलब असेट है। यानी लॉ को समझने के लिए, आंसर को जानने के लिए लॉ के हिसाब से चलो और फिर चेक करो कि वो मुद्दा फिट हो रहा है नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन यूपी। लॉ पे आते हैं, ठीक है, सेक्शन पे आते हैं, कानून पे आते हैं, क्या लिखा है। लॉ कहता है अर्बन होना चाहिए, सॉरी रूरल होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। पहला पॉइंट लगाते हैं, रूरल है ना मुन्ना ना, यहाँ तो रूरल की जगह अर्बन है, यानी कि रूरल वाला बच्चा छूट गया, आगे पढ़ना ही बेकार है। एग्रीकल्चर लैंड यूपी ये सब बेकार है, ठीक है। खेती है, जमीन है, इंडिया में है, क्या कर लोगे? चारों बच्चों को एक साथ पूरा करना है मुन्ना, चारों बच्चों को एक साथ पूरा करना है, चारों के चारों बालक प्लस में है, एक बच्चा छूटा, रक्षक चक्र टूटा। तो भैया अर्बन के होते ही रूरल का चक्र टूट गया, यानी कि शहर में आ गया। गांव की खेती किसके लिए माफ है? किसानों के लिए, क्योंकि हमारे देश में क्या नारा चलता है? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसानों के लिए है। तो अर्बन में भैया जो आप लैंड कर रहे हैं वो रूरल नहीं है, गांव के लिए शहरी है, तो इसका मतलब बच्चा छोटा असेट्स है। बोलो सब मजा आएगा, मजा आएगा सर। तीसरा रूरल फैक्ट्री लैंड इन पंजाब, चेक कर लेते हैं। रूरल है, राइट लगा दीजिए, रूरल है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर नहीं है सर, फैक्ट्री है। लैंड है, हाँ जी सर जमीन है। पंजाब इंडिया में है, इंडिया पंजाब में है? भैया पंजाब इंडिया में है तो इंडिया भी है, यानी कि चारों बच्चों में से एग्रीकल्चर छुटको, भैया एग्रीकल्चर छुटको, एग्रीकल्चर एक बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा। अगर चारों भाई एक साथ होते हैं, चारों भाई मुट्ठी बना के एक साथ रहते हैं तो नॉट एन एसेट होता है, नॉट एन एसेट होता है।
चारों भाइयों में से एक चला गया तो एसेट है, चारों भाइयों में से एक चला गया तो मुन्ना एसेट है। समझ में आई बात? ये है आता माजी सटकली खतरनाक क्वेश्चन। आखिरी पे आते हैं। हाँ भाई खामोश, ध्यान से देखो आखिरी, बच्चा बड़ा जो देखो ध्यान से क्या लिखा है। सर लिखा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन नागालैंड। मुन्ना एक एक करके चेक कर लेते हैं। रूरल है, लॉ को चेक कर, रूरल है सर, रूरल है। एग्रीकल्चर है फोर्थ क्वेश्चन में, हाँ जी एग्रीकल्चर भी है। लैंड भी है, हाँ सर लैंड भी है। इंडिया में है। अब थोड़ी सी ज्योग्राफी तो मुन्ना सीखनी पड़ेगी। नागालैंड, सांपों का देश नागालैंड, इंडिया में है कि नहीं है ये बताओ सर। ये तो पता लोग होगा नागा देश लाइको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिक्किम, मणिपुरा, त्रिपुरा, है कि नहीं बात? यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश, तो ये नागालैंड भी वही है, यानी इंडिया में है, राइट लगेगा। यानी रूरल भी है, एग्रीकल्चर भी है, लैंड भी है और इंडिया में भी है। चारों भैया एक साथ मौजूद है, चारों भाई एक साथ खड़े हैं, चारों भाई एक साथ मौजूद है हाथ जोड़ के। अगर चारों भाई एक साथ हाथ जोड़ के खड़े हैं, मौजूद हैं, तो हमने क्या बोला था सर? एसेट नहीं है, कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं लगेगा। तो चारों भाई एक साथ मौजूद हैं तो क्या आंसर लिखेंगे? एसेट नहीं है, नॉट एन एसेट। ठीक है, तो क्या लिखोगे? नॉट एन एसेट्स, एसेट्स नहीं है। अब एसेट्स नहीं है तो फिर कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नो कैपिटल गेन, नो टैक्स। कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि जमीन बेचूंगा तो प्रॉफिट आया है, कैलकुलेट ही नहीं करना, टच ही नहीं करना। जब प्रॉफिट ही नहीं निकालोगे तो टैक्स की कोई खबर बात आएगी ही नहीं। बोलो सर बात समझ आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। तीसरा पॉइंट हम कवर कर चुके हैं डिटेल में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। सर तीन हमने ऐसी एसेट्स पढ़ ली जो एसेट्स नहीं होती, जिनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा, जिनके ऊपर हमें टैक्स भी नहीं निकालना। पहली स्टॉक इन ट्रेड, दूसरी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स एक्सक्लूडिंग सुबह शाम, सुबह दोपहर जाम। तीसरी रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अब लोग झगड़ लिए, लोग कहने लगे भैया ये बताओ रूरल है ना, रूरल एग्रीकल्चर कहां माने? गांव, गांव कहां से शुरू होगा? रूरल गांव, है कि नहीं बात? कहां से शुरू होगा, कहां से माने भैया, कहां से माने? ऐसा पता क्यों हुआ भैया? कुछ साल पहले, ये कहानी है 2013-14 के आसपास की। 2013 में 2014 में एक भाई साहब एक शहर में रहते थे, है कि नहीं बात? शहर में हूं मैं तेरे, आके जरा देख तो ले। उन शहर के किनारे में हमेशा क्या होती है? एक बाउंड्री होती है, यानी कि एक सीमा बना दी जाती है कि जिससे दूसरा शहर या जहां से गांव शुरू होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड की एक तरीके से क्या बना दी जाती है? सीमा बना दी जाती है कि भैया गांव में और शहर में फर्क कैसे माने? भाई जहां मैं रह रहा हूं, जहां आप रह रहे हो वो शहर है। अब तुम ये कैसे पता लगाओगे कि इस रोड को पार करते ही, इस रोड को पार करते ही यहां से गांव शुरू हो गया, ये शहर था। कोई ऐसी रोड तो होगी, कोई ऐसी लाइन तो होगी, कोई ऐसा बोर्ड तो होगा, है ना? यू आर एंटरिंग द विलेज, और वो विलेज जो है, गांव है, वो अर्बन है, रूरल है, ऐसा भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो लोग बाग झगड़ लिए, लोग बाग कहने लगे बताओ खेती की जमीन रूरल में कहां से मानेंगे? ठीक है, तो जज साहब ने बोला भैया सुनो फिर ध्यान से। उन्होंने क्राइटेरिया फिट कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला क्राइटेरिया देखो मुन्ना, ये है एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन मात्र 10,000 से 1 लाख लोग है। यानी एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन है ना 10,000 से लेके 1 लाख लोगों तक की है, उसके 2 किलोमीटर तक दौड़ते चले जाओ। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद जितनी भी हरी भरी घासें हैं, 2 किलोमीटर के बाद जितनी भी हरी भरी घासें हैं, ये सारी होंगी गांव। गांव बोले तो हम इस एग्रीकल्चर खेती की जमीन को मानेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन यहां पे जो अगर खेती की जमीन है 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक जो खेती की जमीनें हैं, हम इस जमीन को मानेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं। अगर यहाँ पे खेती हो रही है और ये खेती की जमीन है तो हम इसे मानेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड।
यानी ये वाली जमीन अगर आपने बेची तो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और ये हम असेट मानेंगे। इससे बेचने पर प्रॉफिट भी निकालना है, कैपिटल गेन भी निकालना है और टैक्स भी देना है। ये वाली जमीन अगर आपने बेची, इस वाले एरिया की जमीन बेची, 2 किलोमीटर के बाद की जमीन बेची, तो फिर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी और ये नॉट एन एसेट होगी, नॉट एन एसेट। सर और क्या बताया? फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला भैया एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन है 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक, जिसकी पॉपुलेशन है 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख इससे पहले वाले में कवर होगा, है ना, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक, राइट, 1 लाख से 10 लाख के बीच में आपके शहर की पॉपुलेशन है। तो वहां से गिन लो भैया 3, 4, 5, 6, 6 किलोमीटर गिन लो। 6 किलोमीटर के अंदर, 6 किलोमीटर के अंदर जो भी खेती चल रही है हरी भरी, ठीक है ना, ये सब हरी भरी खेती कहलाई जाएगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। 6 किलोमीटर के अंदर क्या कहलाई जाएगी सर? 6 किलोमीटर के अंदर कहलाई जाएगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। 6 किलोमीटर के बाद अब जो भी खेती की जमीन है, 6 किलोमीटर के बाद आप जो भी खेती कर रहे हो, इसको हम बोल देंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मुद्दा आप समझ चुके हो सर, क्या मुद्दा है? ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो ये असेट्स है, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो ये असेट्स है, इसके ऊपर कैपिटल गेन भी आएगा और आपको 20% टैक्स भी देना पड़ेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो भैया ये असेट नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो ये असेट नहीं है, इसको बेचने पर कोई भी प्रॉफिट आएगा, इसको बेचने पर जो भी प्रॉफिट आएगा इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि इसको असेट्स ही नहीं माना गया। तो पहली बात तो है कि भैया प्रॉफिट तुम अपने पर्सनल चीज के लिए से निकालोगे, प्रॉफिट इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए निकालने की जरूरत है ही नहीं। फिर आखिरी, फिर भैया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा एक और क्राइटेरिया ले लो बड़े बड़े शहरों की, जैसे भैया जैसे हम रह रहे हैं नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, तो भैया आप ऐसे बड़े शहरों में रह रहे हो तो बड़े शहरों में गांव की सीमा थोड़ी दूर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन कितने से ज्यादा है सर? 10 लाख से ज्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो अगर एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, उससे गिन लेना 8 किलोमीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक जो भी हरी भरी खेती हो रही है, 8 किलोमीटर तक जो भी हरी भरी खेती हो रही है, जो भी हरी भरी खेती है, इस खेती की जमीन को, इस एग्रीकल्चर लैंड को हम मानेंगे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, राइट। यानी इसके बाद 8 किलोमीटर के बाद जो भी आप खेती करेंगे, 8 किलोमीटर के बाद जो भी यहाँ पे आप खेती वगैरह करेंगे, 8 किलोमीटर के बाद इसको हम मानेंगे रूरल, गांव की एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो क्या होगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो हम इसको असेट्स नहीं मानेंगे, हम इसको असेट्स मानेंगे, और क्या होगा? असेट्स मान के इसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा और कैपिटल गेन भी निकाला जाएगा। और अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो इसको हम गांव यानी तीसरी कैटेगरी में कवर करेंगे, असेट्स नहीं मानेंगे, इसके ऊपर ना कैपिटल गेन आएगा ना टैक्स की कोई बातें आएंगी। यही बात लिखी है मुन्ना पॉइंट नंबर 3 में जो मैंने आपको ये बताया। डिस्टेंस फ्रॉम लोकल, कितना डिस्टेंस है? एक ऐसा शहर जिसकी पॉपुलेशन इतनी है और इतने तक को आप क्या मानेंगे? कैपिटल असेट्स मानेंगे। पॉपुलेशन 10 से 10 लाख है, 1 से 10 लाख है, तो 6 किलोमीटर तक की जमीन को कैपिटल असेट्स मानेंगे, यानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक आप इसको कैपिटल असेट्स मानेंगे, यानी कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, और टैक्स निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बोलो सर 5 में आ चुकी है, मजोही आ चुका है। सर 5 में आ चुकी है, मजा आ गया। सर अब क्या रह गया सर? अब तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आखिरी डिटेल एनालिसिस, गहराई में जाकर, इसे हम बोलेंगे सर डिटेल एनालिसिस। समुद्र की इतनी गहराई में जाकर कि तल तक पहुंच जाए हम, तो है असली मजा पढ़ाई का।
अब भैया आज से बहुत साल पहले एक ऐसी स्कीम निकाली गई जिसे आजकल इस तरीके से गाते हैं। सोचत सोचत नींद लगाई, तब सपने में पप्पा एक कान खींच कर ये समझाए, सुनो बेटा बुद्धू राम, जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना, बोले ना पैसा रख के सोना 2 मिनट में काम होना। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला भैया ये तो हम बहुत साल पहले 1999 बोल चुके हैं, क्या घर में पड़ा हो सोना तो कहीं का रोना। अब भैया जैसे कि उन्होंने बोला भाई तुम भैया सरकार के पास लेके पहुंच जाओ गोल्ड, सरकार इसे तोल लेगी मुन्ना, तोल लेगी, है कि नहीं बात, राइट। और जब तुम इसे सरकार के पास लेके जाओगे, ठीक है, सरकार तुम्हें इसके बदले दे देगी मुन्ना बॉन्ड्स, है ना, जैसे बॉन्ड्स डिबेंचर्स होता है ना, ऐसे बॉन्ड्स तुम्हें दे देगी। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा पेपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके बदले आप सोना देते हैं, और जब ये बॉन्ड रिडीम होगा तो आपको जो भी वैल्यू लिखी होगी इस पेपर के ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर, वो मिलेगी, राइट। अब आपने क्या कहा, सर मैं सोना जमा कर रहा हूं, मुझे बॉन्ड दे दो। आपने कहा सर 5 साल के लिए जमा कर दिया, ठीक है ना। गोल्ड की कीमत थी मान लो 10 लाख रुपए, मजा आएगा सर। सरकार ने बोला भैया 5 साल बाद आ जाना, है ना, इसका तुम्हें क्या मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा हर साल, और 5 साल के बाद अपना गोल्ड आके वापस ले जाना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड था भैया एक तरीके से आधी किलो, मानो 500 ग्राम गोल्ड था, राइट। अब 5 साल के बाद एक तो तुम्हें रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी इंटरेस्ट को क्या बोल रहे हैं, उसी इंटरेस्ट को हम बोल रहे हैं मान लो प्रॉफिट है ना, राइट, वही प्रॉफिट है तुम्हारा। जज साहब ने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला 5 साल बाद ऐसा करना, एक तो 500 ग्राम गोल्ड ले जाना, साथ के साथ मुन्ना फॉर एग्जांपल चलो ले लेते हैं 5 लाख रुपए का ब्याज या प्रॉफिट, है ना, जिसे आप बोल दो इंटरेस्ट बोल दो, वो ले जाना, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन होते हैं बॉन्ड में, यानी कि आप चाहे तो लमसम इकट्ठा ले लें, चाहे आप इंटरेस्ट ईयरली लेते रहे। इसे बोला जाता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम। अब इसको नाम दे दिया गया है गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015, ठीक है ना। ये लाई गई थी स्कीम 1999 में, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी, है ना, बीजेपी की सरकार थी। यशवंत सिन्हा जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, यशवंत, है ना, सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर थे जब टाइम पे, तो ये स्कीम लेके आए। अब सर इसका क्या मजा है, पहला मजा लो, क्या सर, एक तो जब गवर्नमेंट आपको बॉन्ड वापस लेगी रिडीमेबल के टाइम पे, जब पैसा रिडीम होगा, जब बॉन्ड रिडीम होंगे, तो 500 ग्राम सोना ही मिलेगा, 500 ग्राम गोल्ड ही मिलेगा। पहला मजा क्या होगा, 5 साल पहले गोल्ड की कीमत जो 10 लाख थी, गोल्ड की कीमत, वो हो सकता है ना, 5 साल के बाद वो गोल्ड की कीमत 10 लाख से बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल 18 लाख, गोल्ड 5 साल में उछाल आ गया, 15 लाख, 16 लाख, 13 लाख, 14 लाख, जो भी है ना। साथ के साथ इसका मजा, ये तो फिक्स है, ये तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया साथ के साथ 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है या इकट्ठा मिल रहा है कि नहीं बात, राइट। ये इंटरेस्ट या प्रॉफिट का मजा भी है, तो फायदा हुआ डबल मजा। जैसे नमकीन आती है ना क्रैक्स वालों की, डबल मजा, बिल्कुल डबल मजा है। एक तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है और वो सेफ है कि नहीं बात, कि हाँ भाई इतनी गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ सर्टिफाइड है, ठीक है। यानी 5 साल के बाद भी जब आप गोल्ड मार्केट में, है ना, गवर्नमेंट से लेकर मार्केट में लेके जाओगे तो भैया 15 लाख का गोल्ड, 10 लाख का गोल्ड, 18 लाख, 20 लाख का हो चुका होगा। साथ के साथ भैया प्रॉफिट भी तो कमा लिया। अगर यही गोल्ड मम्मी, है ना, यही गोल्ड बीवी, मम्मी, माता जी कहाँ रखती, लॉकर में रखती, लॉकर में जो रख रखा है बैंक के, तो भैया लॉकर में अगर आधी किलो का गोल्ड है तो लॉकर में वो आधी किलो का ही रह जाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन तो होगा ही नहीं। वैल्यू एडिशन क्या हुआ, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में 5 लाख का इंटरेस्ट। सर ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या मजा है, अब सुनो इसका सबसे बड़ा मजा क्या है। सबसे बड़ा मजा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला मुन्ना में गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में जो बॉन्ड होंगे मैं उन्हें असेट्स ही नहीं मानूंगा। यानी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो है किस में लिख रखे, एक्सक्लूड में, इन्हें असेट ही नहीं माना गया, नॉट एन असेट्स,
नॉट एन एसेट मुन्ना, नॉट एन एसेट, ये असेट ही नहीं है। असेट ही नहीं है तो इस पे कैपिटल गेन ही नहीं निकालेंगे, प्रॉफिट ही नहीं निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रिडीम होंगे, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं जब ये वापस सेल हो जाएंगे गवर्नमेंट को, राइट, ये रिडीम होंगे। और इसमें ऑप्शन ये भी आता है कि आप चाहो तो इसको किसी और को भी सेल कर सकते हो अगर आपको पैसों की जरूरत है, राइट। भैया मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने तुम्हें सेल कर दिया, मैंने कहा देखो सरकार के पास मेरा सोना रखा है, 5 साल के बाद ये सोना तुम ले लेना, ठीक है, आधी किलो सोना है, गवर्नमेंट सर्टिफाई कर देती है हाँ जी इतने किलो सोना है, वो आधी किलो सोने के पैसे तुम मुझे अभी दे दो। मान लो आधी किलो सोना था 10 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल, उसके पैसे तुम मुझे अभी 12 लाख रुपए दे दो, 5 साल के बाद जब ये 12 का रहे, 13 का रहे, 14 का, 15 का, 16 का, जितना भी रहे वो तुम्हारा। तो मैंने अपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड तुम्हें बेच दिए और तुमसे मुझे मैंने 12 लाख रुपए ले लिए। तो चाहे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड मुझे इमरजेंसी में बेचना पड़ जाए, चाहे गवर्नमेंट मुझे बाद में 5 साल बाद रिडीम कर दे, ठीक है, इस रिडम्पशन पर जो भी प्रॉफिट होगा, रिडीम पे जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल, है कि नहीं बात, राइट। जो भी मार्केट में बेचोगे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। साथ के साथ जो भैया मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ये जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे आप इसे प्रॉफिट कह दो चाहे आप इसे इंटरेस्ट कह दो, ये जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड पर, जो फायदा हो रहा है, फायदा एक्रीशन, ये जो फायदा है मुन्ना, ये फायदा भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये फायदा भी क्या है मुन्ना, एग्जेम्प्ट है। क्यों, क्योंकि मुन्ना अगर कोई चीज असेट ही नहीं है, अगर कोई चीज असेट ही नहीं है तो उसके ऊपर कमाया हुआ प्रॉफिट भी तो एग्जेम्प्ट होगा, यानी कि आप उस पर कैपिटल गेन निकालने का झंझट ही नहीं पालेंगे। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में क्या मजा है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में यही मजा है कि सोना जो लॉकर में रखा है वो आधी किलो का आधी किलो ही रहेगा, लेकिन गोल्ड डिपॉजिट में जमा कर देंगे तो इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, एक तो वो फायदा होगा, और वो फायदा जो ब्याज प्रॉफिट का होगा वो होगा भैया पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स यानी कि ये बॉन्ड्स असेट नहीं है कि नहीं बात। लेकिन मुन्ना ये बात है ना, एक भाई साहब पहुंचे लेके, जब उन्होंने समझ ली बात मुझसे, अरे सर मैं भी घर में बताऊंगा बात। अब घर में बताई, तुम्हारे जैसे होशियार बालक ने, एक अंकल जी ने अपनी वाइफ को, अरे भाग्यवान, अगर मैं कहूँ तेरा 10 लाख का सोना 5 साल के बाद 20 लाख का हो जाएगा तो कैसे बात जमेगी। अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आएगा, बताओ कैसे। बस एक छोटी शर्त है, 5 साल तक सरकार को देना पड़ेगा, है ना। भैया वाइफ ने क्या किया, ये लो अपना गहने, कंगन, मंगलसूत्र, पति को भी गिरवी रख दिए, लो पति देव मंगलसूत्र, लो पति देव भी गिरवी रख दिए सरकार के पास। अब 5 साल के बाद, है ना, पैसा तो मिलेगा भैया। 5 साल के बाद जो मान लो आधे किलो सोने के कंगन पति देव यानी कि जो गिरवी रखे थे मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र भैया मंगलसूत्र फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार तो गोल्ड को इंटरनेशनल लेवल पर क्या करने के लिए, चालू करने के लिए या ट्रेड करने के लिए उसे पिघला देगी। 5 साल बाद मिलेंगे सोने के बिस्किट। अब क्या होगा, बिस्किट बोलोगे भाग्यवान, मंगलसूत्र तो आया नहीं, कुंडल तो आया नहीं, कंगन तो नहीं, बिस्किट लटका ले। तो भैया भाग्यवान के गले में बिस्किट लटका के घूमेंगे, एक नहीं बात। एक तो इसलिए नहीं चलती क्योंकि ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वो वापस नहीं मिलती, जिसके साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। भाग्यवान आठ के बाद कर वापस बताइएगा, बिल्कुल भी। क्यों, वो जो मेरे कंगन थे ना, मेरी दादी ने दिए थे, 1872 के थे वो, है कि नहीं बात। आज से 150 साल पहले के कंगन थे वो, मेरी दादी को उनकी दादी ने दिए थे, है कि नहीं बात। मंगलसूत्र मेरी मम्मी ने दिलवाया था तनिष्क ज्वेलर के यहाँ से। इमोशंस अटैच होते हैं, तो भैया इमोशंस अटैच होते हैं। अगर कोई आपसे कहते भैया इमोशंस की वैल्यू भूल जाओ, है कि नहीं बात, और 5 साल के बाद तो भैया बिस्किट मिलेंगे, बिस्किट, तो भैया इमोशनल लोग इस स्कीम में नहीं जाते। वो कहते हैं ना भैया हमें बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी दादी की निशानी प्यारी है, नानी की निशानी प्यारी है, मम्मी की निशानी प्यारी है कि नहीं बात। मम्मी की दी हुई अंगूठी, दादी की दी हुई अंगूठी, खानदानी अंगूठी, खानदानी ज्वेलरी, खानदानी हार है हमारा, ठीक है। इस चक्कर में ये स्कीम चलती नहीं। लेकिन भैया अगर आप स्कीम में जाओगे तो बहुत 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 मजा आने वाला है, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एसेट ही नहीं होता, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एसेट्स ही नहीं होता, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। क्या सीखा सर हमने आज? हमने कुछ खास और बहुत ही शानदार बातें सीख ली। क्रक्स डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा सर सेक्शन 214। सर सेक्शन 214 क्या बोलता है, एक बार मुझे बताओ।
कैपिटल गेन का चैप्टर अगले लेक्चर से तभी शुरू होगा जब कोई असेट होगी, है ना। तो असेट क्या है भैया? असेट जो है कैपिटल गेन का पौधा है। स्टेप 1 है, असेट कैपिटल गेन का क्या है? पौधा है, पौधा। असेट कैपिटल गेन का पौधा है। ये पौधा जब उगेगा, ये पौधा जब ऊपर की तरफ खिलेगा, तब इसके ऊपर कैपिटल गेन के फूल उगेंगे, फल उगेंगे। तब आप उन फल को तोड़ेंगे, कैपिटल गेन निकालेंगे और टैक्स भरेंगे 20% का फ्लैट, है कि नहीं बात? तो भैया कैपिटल गेन का सबसे पहला स्टेप ही क्या है? सबसे पहला स्टेप ही है आपको डिसाइड करना है कि असेट जो क्वेश्चन में दी गई है वो असेट है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? डिसाइड कि क्या करना है। तो जरा सा बिटा रखना है। डिसाइड कि जो क्वेश्चन में असेट दी गई है वो असेट्स है या नहीं है सेक्शन 214 के हिसाब से। अगर वो असेट है सेक्शन 214 के हिसाब से, तो फिर अगले लेक्चर पे कहानी लगेगी हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, ये शुरू होगा। अगर वो असेट नहीं है तो कहानी यही खत्म। असेट इज नॉट एन असेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन असेट, बात खत्म हो गया। हम उस पर कैपिटल गेन का चैप्टर लगाना ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए समझ गए? असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। वाह वाह सर, मजा आ गया, तालीम दीजिए। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। तो भैया पौधे में हमने क्या क्या असेट पढ़ ली? सर हमने पढ़ा किसी भी तरह की असेट को असेट मानते हैं, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो। लेकिन 4 चीजों को असेट नहीं मानते, 4 चीजों को असेट नहीं मानते, 4 चीजों को असेट नहीं मानते, 4 चीजों को असेट नहीं मानते। पहली चीज क्या है सर? स्टॉक इन ट्रेड, तौबा रे तौबा, पीजीपी में जाएगा, इसलिए हम इसे कैपिटल गेन में असेट नहीं मानेंगे। दूसरा, अब मूवेबल होनी चाहिए बात, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल होनी चाहिए, पर्सन होनी चाहिए और असेट्स होनी चाहिए। तो वो असेट्स नहीं है, लेकिन भैया ये सारी वो है जिसमें हमें चूना लगा दिया गया है, और वो है सारी डेप्रिशिएबल असेट। लेकिन कुछ असेट ऐसी है जो असेट में होती है मूवेबल पर्सन होते हुए भी, एक्सेप्ट सुबह दोपहर जॉब करें, एक्सेप्ट सुबह दोपहर जॉब करें, सुबह दोपहर जॉब करें, यानी वो असेट आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है ना, ज्वेलरी, पेंटिंग, वर्क और आर्ट, स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें मूवेबल होते हुए भी, पर्सन होते हुए भी असेट्स मानी जाएंगी, राइट। तीसरी चीज क्या असेट्स नहीं होती सर? रूरल प्लस एग्रीकल्चर प्लस लैंड प्लस इन इंडिया। ये अगर चारों भाई एक साथ है तो असेट नहीं है। क्वेश्चन इसलिए कराते हैं चारों भाई एक साथ है तो असेट नहीं है, चारों भाई एक साथ है तो असेट नहीं है, राइट। इसके अलावा और कौन सी चीज असेट्स नहीं होती सर? चौथी चीज जो अभी पड़ी, घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना, सरकार ने बात 1999 में बोल दी थी, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, राइट। समझ में ना बात? कौन से बॉन्ड? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अब आखिर में एक राज की बात सुन लो, क्या सर मुझे बताओ, क्या शेयर्स असेट्स होते हैं नहीं होते हैं? होते नहीं होते मुन्ना? होते हैं। डिबेंचर्स असेट्स होते हैं, शेयर चाहे प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, दोनों असेट्स हैं। दूसरी बात सर, डिबेंचर्स असेट्स होते हैं नहीं होते? ठीक है, जो आप अकाउंट्स में करते हो, रिडीमेबल डिबेंचर, याद आ गई बात? हाँ सर, डिबेंचर्स भी असेट्स होते हैं, ठीक है मुन्ना। तीसरी बात, बॉन्ड्स असेट्स होते हैं नहीं होते? खतरनाक बात सर, बॉन्ड्स भी असेट होती है, सारी बॉन्ड्स असेट्स होते हैं, सिर्फ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड असेट नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे राज की बात? ऑल बॉन्ड्स आर असेट्स एक्सेप्ट, कौन से असेट नहीं होते? एक्सेप्ट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। भैया बॉन्ड सभी एसेट्स होती हैं, डिवेंचर भी एसेट्स होते हैं, शेयर्स भी एसेट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे बॉन्ड एसेट होते हुए भी एक ऐसा बॉन्ड बनाया गया है जिसे एसेट नहीं माना गया। तो ये राज की बात लिख लेना, खतरा बना के, चांद तारे लगा के, ठीक है। ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू में आ जाता है। क्या सारे बॉन्ड्स एसेट्स होते हैं? आप बोलोगे ना बुंडा ना, सारे बॉन्ड्स एसेट नहीं होते, क्योंकि एक बॉन्ड ऐसा है जिसे एसेट्स नहीं माना जाता, वो है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, राइट। इसे बेचने पर जो भी प्रॉफिट आएगा, चाहे आप उसे प्रॉफिट बोल दें चाहे इंटरेस्ट बोल दें, वो एग्जेम्प्ट होता
होता है। यानी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड की लेन देन पर कैपिटल गेन राइज नहीं करना, क्योंकि ये एसेट से नहीं है। दोस्तों एसेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214 इतनी डिटेल में बहुत गहराई में जाके मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद है नोटिंग आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या एसेट्स होती है, क्या एसेट्स नहीं होती। एसेट्स है तो अगला लेक्चर एप्लीकेबल होगा, एसेट्स नहीं है तो अगला लेक्चर एप्लीकेबल होगा ही नहीं, कहानी यही खत्म हो जाएगी। कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई टैक्स नहीं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में।